अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी में यात्रा न करे तो बेहतर होगा। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है, जहां उन्होंने कहा है कि प्रशासन के जरिए बताया जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है। हम सभी यात्रियों और श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि ऐसे में यात्रा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। जहां पर मौसम खराब है वहां पर लोगों को अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। दरअसल मई में चारधाम यात्रा की शुरुआत के बाद उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने भक्तों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। वहीं रास्ते में भी श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिक्कतों के बाद उत्तराखंड सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और भक्तों के आंकड़े भी सीमित कर दी गई है। वहीं केदारधाम यात्रा में मौसम तीर्थयात्रियों के साथ ही प्रशासन और स्थानीय व्यापारियों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। मंगलवार को जिले में बारिश हो रही है, जबकि केदारनाथ में 5 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है। पैदल मार्ग में 10 बजे के बाद से तेज बारिश हो रही है, तो वहीं शाम तक ये बारिश जारी है। वहीं बात कर ले गौरी कुंड से घोड़ा खच्चरों की आवाजाही भी रोकी गई है। यहां से सिर्फ पैदल चलने वाले यात्रियों को 12 बजे तक सुरक्षित जगहों पर रोकते हुए यात्रा करने की इजाजत दी गई है। वहीं इसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम में निरंतर जो बारिश हो रही है, इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि खराब मौसम को देखते हुए कुछ वक्त के लिए यह यात्रा स्थगित कर दे तो बेहतर होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मौसम और यात्रा को लेकर प्रशासन से प्राप्त हो रहे अपडेट के मुताबिक ही यात्री आगे बढ़े। तो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी तीर्थयात्रियों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि मौसम जब तक ठीक है तभी तक यात्रा को वो चालू रखे, जारी रखे, अन्यथा मौसम खराब भी हो सकती है। तो ऐसे में यात्रा करना तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किल होगा। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ मुख्य सेवक के रूप में भगवान भद्रनाथ जी के दर्शन करने का और इनके सारे सभी लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा बहुत पौराणिक स्थान है और ये स्थान यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र, मसूरी विधानसभा, सहसपुर विधानसभा, विकासनगर विधानसभा, धनोल्टी विधानसभा, चारों विधानसभा इसमें लगती है। इस स्थान को और ज़्यादा इसका सौंदर्यीकरण हो, इसका विकास हो, इसका विस्तार हो, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और यहाँ पर जो भी बातें रखी, एक सड़क की बात रखी हुई है, जाने वाली सड़क और बिजली पानी की जो बात, सभी को हम लोग आगे इस रूप से प्रस्ताव में रखकर उसको पूरा करेंगे। ऐसे स्थानों को और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी धर्म और संस्कृति के स्थान की सरकार रखेगी। स्वाभाविक है क्योंकि 2 सालों के बाद अभी इस बार यात्रा प्रारंभ हुई है, लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं पहला हमारा पूरी यात्रा हमारी अच्छी चले और उस यात्रा में जो भी समुचित प्रबंध हो सकते हैं, जहाँ भी कमी है उसको भी ठीक कर रहे हैं। और लोगों से भी हमने अनुरोध किया है कि जब तक सबका स्वास्थ्य ठीक न हो, पूरी तरह से यात्रा में वो आने लायक जो भी मेडिकल की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी न हो, तब तक वो यात्रा प्रारंभ न करें। और साथ में जब रहने की और जाने की और रुकने की वहाँ पर व्यवस्था न हो ऐसे और रजिस्ट्रेशन न हो, तो ऐसे में भी वो आगे न बढ़े, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो भी लोग आ रहे हैं यात्रा में वो सब सुरक्षित आए और सुरक्षित। सर चंपावत और चारधाम यात्रा भी चुनौती मानते हैं आप अपने लिए अभी? चंपावत के लिए मैं तैयार हूँ। वहाँ के चंपावत जब भी गया हूँ वहाँ के लोगों ने और अपना स्थिति चारधाम यात्रा हमारे लिए अच्छा कराना एक चुनौती है। बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर 4 धाम करने आए यात्रियों की सेहत को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तो आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे यात्रियों की बिगड़ती सेहत को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ गई है। इस यात्रा के मार्ग में अब तक कुल
60 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड की, माफ कीजिएगा, इस यात्रा के मार्ग में अब तक कुल 71 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट की माने तो 66% मौतें मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण हुई है। इसी को लेकर चिकित्सकीय रूप से अयोग्य तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा नहीं हो रही थी। इस बार चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी बड़ी संख्या में यात्रा करने निकली है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ पहुंची है कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसी यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं को जान भी गंवानी पड़ी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 71 श्रद्धालुओं की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर अब तक 71 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 66% मौतें शुगर और ब्लड प्रेशर के कारण हुई है। इन मामलों को देखते हुए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कहा कि जो लोग स्वस्थ नहीं हैं उनको यात्रा न करने की सलाह दे रहे हैं। हमने 144 लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं 1690 लोगों की अंडरटेकिंग कर ली है। पहाड़ों पर ठंड और सांस लेने में दिक्कत से हो रही मौत ये बताया गया है। चारधाम यात्रा में पहुंचे लोगों में केदारनाथ धाम में 28, बद्रीनाथ धाम में 12, यमुनोत्री धाम में 16 और गंगोत्री में 4 लोगों की मौत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इनमें ज्यादातर की मौत का कारण मधुमेह और उच्च रक्तचाप बताया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि पहाड़ों पर ज्यादा ठंड और ऊंचाई होने की वजह से कई लोग को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। मौतें हो चुकी हैं और क्या अभी तक का फीडबैक आ रहा है आपके पास? चारधाम यात्रा में अभी 60 लोगों की टोटल मृत्यु हो चुकी है, जिसमें केदारनाथ में 28 हैं, बद्रीनाथ में 12 हैं, गंगोत्री में 4 और यमुनोत्री में 16 डेथ हुई है। मैडम वजह क्या बताई जा रही, क्यों जो है मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? किस तरीके की ये दिक्कतें हैं लोगों में? मौतों का आंकड़ा ये पोस्टमार्टम भी कुछ लोग नहीं करा रहे हैं। जो पोस्टमार्टम हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी अधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पर हम लोग हिस्ट्री ले रहे हैं क्योंकि हमारे अस्पताल में तो लोग मृत अवस्था में ही लाए जा रहे हैं। जो हिस्ट्री ले रहे हैं पोस्टमार्टम करते समय लोगों से, उसमें ये निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों को पुरानी बीमारियां भी काफ़ी हद तक थीं, जैसे कि कार्डियक कॉजेस 16% में नोट किए जा रहे हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का कॉज 69% माना जा रहा, मतलब आंकड़े में बताया जा रहा है। और कोविड भी कई लोगों में, पुराना कोविड से भी वो लोग ग्रस्त थे पुराने समय में, और कुछ लोगों को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है, ऐसा आंकड़ों से हमें एनालिसिस करके पता चल रहा है। और उम्र का भी एक हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो मोर देन 65 ईयर्स में ज़्यादा डेथ हो रही है, और 50 और 60 भी हाई रिस्क में है, उसमें भी डेथ हो रही है। जैसे जैसे हमारे नीचे की तरफ हम आते हैं उसमें डेथ की संख्या कम। बात एक बार फिर केदारनाथ की कर लेते हैं, जहां पर तेज लगातार हो रही बारिश से यात्रियों को लगभग 3 घंटे से अधिक रोक दिया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में यात्रा पड़ाव पर लगातार बारिश के चलते प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर 3 घंटे तक 8,500 से भी अधिक यात्रियों को रोक रखा है। मौसम साफ होने पर यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। गौरीकुंड व सोनप्रयाग में 5,000 यात्रियों को आगे जाने से रोका गया। इसके अलावा गौरीकुंड व सोनप्रयाग में 5,000 यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया। तो वहीं मंगलवार की सुबह धाम के लिए उनको दोबारा से भेजा जाएगा। वहीं धुंध के चलते लगभग 6 घंटे तक हवाई सेवाएं भी बाधित रही। हालांकि बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के लिए यात्रा सुचारू रही। यमुनोत्री हाईवे 5 दिन
बाद बड़े वाहनों के लिए सुचारू रूप से यमुनोत्री हाईवे को 5 दिन के बाद खोल दिया गया। इससे राहत मिली, लेकिन यमुनोत्री पैदल मार्ग पर कीचड़ के साथ गंदगी जमा होने के कारण तीर्थयात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धाम समेत केदारनाथ धाम के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर सुबह मौसम साफ था। सुबह 9 बजे तक सोनप्रयाग और गौरी कुंड से केदारनाथ धाम के लिए कुल 8,835 यात्रियों को रवाना किया गया। केदार घाटी समेत रुद्रप्रयाग जिले में बारिश शुरू हो गई, तो वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद केदारनाथ धाम में यात्रा सोनप्रयाग में रोक दी गई है। इसके अलावा फाटा और गौरी कुंड से हेलीकॉप्टर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। रुद्रप्रयाग सर्किल ऑफिसर प्रमोद ने हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित होने की पुष्टि की। बता दें कि देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को उत्तराखंड में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट कहा गया। ऐसे में 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां रितु खंडूरी राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन में शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी 26 मई से केरल में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 मई को यहां विधानसभा परिसर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन केरल विधानसभा की ओर से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसमें सांसद के दोनों सदनों समेत विभिन्न विधानसभाओं और विधान परिषदों की महिला सदस्य शामिल होंगी। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। यह देश में पहली बार है जब महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय स्तर पर इतना वृहद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग तो रहेगा, लेकिन आई एम श्योर वी आर ऑल अप टू द चैलेंज और हम उस को अच्छी तरह से सत्र को करना है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में सरकार का बजट सत्र, हालांकि पहले भी सत्र वहाँ पर हुआ है, ये सत्र कितना डिफरेंट आप देखती हैं? और दूसरा, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से लगातार बात उठती है कि अब अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, तो कम से कम ये जो राजधानी है यहाँ से कामकाज हो सके। देखिए, ऐसा है कि इट वुड बी आइडियल अगर 365 दिन हम गैरसैंड में कुछ काम कर सकें तो आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रम या ऐसे कार्य या ऐसे दफ्तर हम लोग खोल पाएँ ताकि ज़्यादा समय वहाँ पे कामकाज हो सके। और जो बिल्डिंग इतनी भव्य बनी है उस बिल्डिंग की हम पूरी तरह से उसका यूज़ कर पाएँ। तो अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको कर पाएंगे और होनी भी चाहिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार फिर बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर 425 मदरसों में से 142 मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि मदरसों को लेकर समीक्षा तमाम अनियमितताएं सामने आई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड और मदरसों में चली आ रही तमाम अनियमितताओं को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी, अन्यथा इनको बंद करना होगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं। इसके बाद अगले चरण में बाकी मदरसों को भी इस संबंध में
शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा। बिल्कुल, आज वक्फ बोर्ड की भी समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में अरबों रुपए की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो कब्जे हो रहे हैं। पिरान कलियर के आसपास जितनी भूमि है, जो दुकानें हैं, उन पर कब्जे हो रहे हैं। जो हमारे कई जगह बड़े कब्रिस्तान हैं, उनके आसपास जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, उन पर कब्जे हो रहे हैं। मैंने एक कमेटी बनाने को कहा है और तत्काल जांच करने को कहा है और ये निर्देशित किया है कि एक टाइम बाउंड करके उनकी जांच करें। जिन्होंने अवैध रूप से हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जा किया है, उनको छुड़ाने का काम करें, उनसे वसूली का काम करें और हो सकता तो वैधानिक करने का भी काम करें। ठीक। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने बयान से किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी उत्तराखंड में पर्यटन के विकास की बात करते हैं तो कभी उन्हें बयानों को वापस लेना पड़ता है। पिछले दिनों उन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की स्मृति में केदारनाथ धाम में सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही थी। सतपाल महाराज के इस बयान का हर तरफ जमकर विरोध हुआ और अब मंत्री महाराज ने केदारनाथ मार्ग पर वीर सपूत देश के पहले CDS बिपिन रावत के सेल्फी पॉइंट बनाने की बात कही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि केदारनाथ धाम मार्ग में जगह जगह पर भारत के वीर सपूत और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम के सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमारी तरफ से उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही यात्री भी अपने साथ देवभूमि से कुछ भावपूर्ण स्मृतियां लेकर जा सकेंगे। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। खबर देहरादून से है, जहां 2 IPS और 1 IAS अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए, योगी के एक्शन से उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। 2 IAS और 1 IPS के सगे संबंधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में अफसरशाही शासन पर हावी हो रही है। भले ही सरकार हमेशा से उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस का दावा करती आ रही हो, लेकिन इस बात पर चपत अधिकारियों ने लगाई है। अब उत्तराखंड में जमीनों की खरीदी फरोख्त के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड यूपी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उत्तराखंड के IPS और IAS के परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मामला यूपी के गैंगस्टर यशपाल तोमर से जुड़ा हुआ है, जिसने यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जमीन की खरीद फरोख्त की है। यशपाल तोमर के खिलाफ हरिद्वार में कई मुकदमे दर्ज है। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के 2 IAS और 1 IPS अधिकारियों के सगे रिश्तेदारों ने भी गैंगस्टर यशपाल तोमर के उत्तराखंड में जमीन दिलाने के गड़बड़ झाले में मदद की है और इसके बदले यशपाल तोमर ने IAS और IPS अधिकारियों के सगे संबंधियों को प्रॉपर्टी खरीदने में मदद की। यशपाल के साथ जमीन खरीद फरोख्त में इन अधिकारियों के परिजन भी शामिल रहे हैं। अब IAS और IPS के परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा में पुलिस FIR में उत्तराखंड के 2 सीनियर IAS और 1 सीनियर IPS के परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह अधिकारी हरिद्वार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 1 DM रह चुके हैं तो 1 IPS अधिकारी SSP, वहीं 1 अधिकारी इस वक्त सचिवालय में तैनात है। आपको यह भी बता दें कि यशपाल तोमर को हरिद्वार की 2 बड़ी संपत्तियों के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है और कोतवाली समेत कई थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां पर देर शाम कुछ शरारती तत्वों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की।
इस दौरान उन्होंने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां तीनों की हालत गंभीर देखकर तीनों को इंद्रेश हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां पर तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले युवक नशे में थे और वहां मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों से जमकर मारपीट करते हुए फरार हो गए, जिनमें से एक शिवसेना का नेता भी बताया जा रहा है। उनके साथ करीब 20 से 25 लोग मौजूद थे, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल थी। बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पर एक मारुति कार गहरी खाई में जा गिरी। तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल्याणी के समीप सिल्ला नामे टोक पर एक 19 मारुति कार सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उक्त वाहन में वाहन चालक ही सवार था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चालक जशवंत चौहान गोल पुजेली पुरोला का बताया जा रहा है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पर भू माफिया यशपाल तोमर की एक और संपत्ति जब्त की गई। आपको बता दें कि यशपाल तोमर की एक और संपत्ति जब्त हो गई है, जिसकी कीमत 70 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। भूमाफिया यशपाल तोमर की हरिद्वार में एक और संपत्ति जब्त हुई है। डीएम विनय शंकर पांडे ने इस संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए। कुर्क की जाने वाली जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए, एक नॉर्मल प्रक्रिया है ये। एसटीएफ द्वारा एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीजर की कार्रवाई करते हैं। सारे तथ्यों को देखने के बाद इट्स एब्सोल्युटली ये लीगल मैटर, उसमें मैंने आदेश दिया था और उस प्रकरण में काफ़ी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी। लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है, उसको सीज कर दिया गया है। ये जो प्रकरण अगर कोई पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके लाया जाता है और न्यायालय से इसके संबंध में ये अनुरोध किया जाता है, तो इसको पूरी एक लीगल प्रक्रिया होती है। उसको विधिक ढंग से देखने के उपरांत यदि लगता है तो उसमें निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।